वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अ चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी, जिसका कोड है BZYCT131, ब्लॉक 1 यूनिट 1। ये इस चैप्टर का पार्ट 7 है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक एक्वाटिक एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल। तो जब कोई एक्वाटिक एनिमल एक्वाटिक मीडियम में होता है तो उस मीडियम या वो जो कंडीशन है वो 3 टाइप की हो सकती है: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो एक्वाटिक मीडियम होता है उसमें सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एनिमल। हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं इसलिए अब मैं प्रोटोजोआ यूज़ करूँगी। तो प्रोटोजोआ की बॉडी के कंपैरिजन में उसके बाहर जो वाटर प्रेजेंट है उसमें सॉल्ट ज़्यादा है। हाइपर मीन्स ज़्यादा। और अगर आइसोटोनिक कंडीशन है उस टाइम क्या होगा कि जो जितना सॉल्ट प्रोटोजोआ की बॉडी में है रिलेटिवली उतना ही सॉल्ट उसके सराउंडिंग में होता है, सराउंडिंग वाटर में होता है। वो होता है आइसोटोनिक कंडीशन। और अगर प्रोटोजोआ की बॉडी के कंपैरिजन में बाहर के वाटर में कम सॉल्ट है तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। अब ये जो तीनों कंडीशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस, तो इन कंडीशंस में अलग अलग फिनोमेना होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रोटोजोआ की बॉडी में और उसकी सराउंडिंग में हाइपर और हाइपो, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है उसमें डिफरेंस है। हाइपोटोनिक में प्रोटोजोआ के अंदर कम सॉल्ट है लेकिन बाहर ज़्यादा है। हाइपोटोनिक में प्रोटोजोआ की बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है और बाहर सॉल्ट कम है। आइसोटोनिक में रिलेटिवली सेम है। तो जब ऐसा डिफरेंस क्रिएट होता है इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, तो वाटर जो है वो मूव करता है। वाटर हमेशा वहाँ मूव होगा जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है। तो आप हाइपरटोनिक कंडीशन में देख सकते हैं कि वाटर जो है वो बाहर मूव हो रहा है। बाहर क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, प्रोटोजोआ की बॉडी में कम है। आइसोटोनिक में सॉल्ट रिलेटिवली सेम है, इस वजह से जो मूवमेंट है वाटर की वो दोनों ही तरफ इक्वल है। तो आइसोटोनिक कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट हाइपोटोनिक में अगर आप देखें तो वाटर जो है वो अंदर मूव हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट प्रोटोजोआ की बॉडी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स एनवायरनमेंट। तो हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या हो रहा है, क्योंकि वाटर बाहर मूव हो रहा है तो वो जो प्रोटोजोआ है वो सिंपली वाटर का इनटेक अपना बढ़ा लेगा और उसका जो वाटर लॉस है वो उसको फुलफ़िल कर लेगा। बट हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या हो रहा है, वाटर कंटिन्यूसली प्रोटोजोआ की बॉडी में अंदर आ रहा है, तो उस वजह से प्रोटोजोआ की बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है और इसे कहते हैं हम ऑस्मोरेगुलेशन, यानी वाटर एंड सॉल्ट या आयंस का कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना बॉडी में, उसे रेगुलेट करना, उसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो जो हाइपोटोनिक कंडीशन है, मतलब बाहर सॉल्ट प्रोटोजोआ की बॉडी के कंपैरिजन में कम है और अंदर प्रोटोजोआ की बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है। ऐसे सिचुएशन में प्रोटोजोआ एक सेल ऑर्गेनेल का हेल्प लेता है जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसकी हेल्प से वो वाटर को अपनी बॉडी से, एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से बाहर भेजता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन या करने की क्यों ज़रूरत है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ किस तरह से ऑस्मोरेगुलेट करता है। ऑस्मोरेगुलेशन को ही वाटर बैलेंस कहा जाता है। ये होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है ये वाटर एंड आयंस को रेगुलेट करते हैं और ये एक्ट करते हैं एज पंप, जो कि एक्सेस वाटर को प्रोटोजोआ की बॉडी से बाहर थ्रो कर देता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रोटोजोआ में एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनका फिक्स्ड साइट हो सकता है और कई बार नहीं भी होता है, वो बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट रह सकते हैं प्रोटोजोआ के। और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग प्रोटोजोआ में वैरी करेगा और ये आपको फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा जो हाइपोटोनिक कंडीशन है उसमें ज़रूरत है उस
एक्सेस वाटर को बाहर थ्रो करने की, क्योंकि हाइपोटोनिक में तो पानी वैसे ही बाहर जा रहा है, तो प्रोटोजोआ को क्या करना है, वाटर इनटेक करना है, ठीक है। लेकिन जब जब प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहेगा उस टाइम पे हाइपोटोनिक कंडीशन रहेगी, वहाँ उसके सराउंडिंग में वाटर में आयंस कम है और प्रोटोजोआ की बॉडी में ज़्यादा है, तो बाहर से वाटर प्रोटोजोआ की बॉडी के अंदर आएगा, तो उसे बाहर थ्रो करना है। इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो हमेशा फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स में दिखाई देंगे। ये देखिए, ये है अमीबा, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिख रहा होगा, ये है अमीबा का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इज पैरामीशियम। पैरामीशियम जनरली मराइन होते हैं, बट स्टिल पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है पैरामीशियम में। इसका रीज़न है क्योंकि पैरामीशियम में साइटोस्टोम होता है, सेल माउथ होता है, तो वो जो सेल माउथ है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जहाँ से वो फूड इनटेक करता है। तो अलॉन्ग विथ फूड, क्योंकि वो एक्वेटिक मीडियम में है, बहुत सारा पानी उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उसे रेगुलेट करने के लिए पैरामीशियम के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। अदरवाइज जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स हैं उन्हीं में हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नज़र आएंगे। अब ये किस तरह से रेगुलेट करते हैं वो हम समझते हैं। ये एक अमीबा है, अमीबा के हेल्प से हम समझेंगे। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब जब ये अमीबा, इसके सराउंडिंग में फ्रेश वाटर है, मतलब हाइपोटोनिक कंडीशन है, तो जो वाटर है वो बाहर से अंदर आएगा, क्योंकि इस प्रोटोजोआ के अंदर आयंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। तो उसकी बॉडी में क्या होगा, वाटर जमा हो जाएगा, एक्सेस वाटर रहेगा। ये देखिए, आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के पास ये नज़र आ रहे होंगे ब्लैक कलर के सर्कल्स, वो जो सर्कल्स हैं वो है एक्सेस वाटर। अब ये एक्सेस वाटर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरफ बढ़ेंगे और उनके साथ मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मर्ज हो गए, पहले ये इस तरह से थे, दूर थे, तो वो जो एक्सेस वाटर है वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के पास, और एक टाइम पे वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फर्स्ट केस के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे उसके सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, और वहाँ पे जब वो सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो एक जगह से ओपन हो चुका है, तो जहाँ से वो ओपन हो गया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसमें का जितना भी एक्सेस वाटर है वो उसे बाहर थ्रो कर देगा। जैसे हमने फैगोसाइटोसिस देखा था, उसमें एक्सोसाइटोसिस होता है, वो बाहर बॉडी के थ्रो कर देता है सरफेस से। उसी तरह से यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर बाहर थ्रो कर देगा। इस तरह से होता है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जो एक्सक्रीशन है, मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है। जब ऑर्गेनिजम्स जो वर्क परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट वर्क होते रहते हैं सेल के अंदर, तो उसमें वेस्ट जनरेट होता है, और वो वेस्ट प्रोटोजोआ डिफ्यूजन के हेल्प से बाहर थ्रो करता है। वो सिंपली अपने बॉडी सरफेस से, हमने डिफ्यूजन देखा था कि पढ़ा था कि डिफ्यूजन से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से अंदर आते हैं प्रोटोजोआ की बॉडी में, उसी तरह से अंदर से बाहर वो वेस्ट चला जाता है। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, यानी जो उनका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है उसका एंड प्रोडक्ट होता है अमोनिया। नाइट्रोजन जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, तो उसे जब प्रोसेस करते हैं उसका एक एंड प्रोडक्ट निकलता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये एंड प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। जनरली एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इवन फिशेस, क्योंकि अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है और उसे बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रीट करने के लिए, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स बहुत ईजीली कर सकते हैं। इस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स अमोनोटेलिक होते हैं। मैमल्स, हम ह्यूमंस जो होते हैं वो, उनमें यूरिया एक्सक्रीट होता है, क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, तो नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है उसका एंड प्रोडक्ट यूरिया होता है इन केस ऑफ मैमल्स। और जो बर्ड्स होते हैं उनमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है। ये सेमेस्टर 2 में है, हमें डिटेल में वहाँ हम समझेंगे इसे। बट यहाँ आपको याद रखना है कि जो एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीशन होता है, कोई भी एनिमल हो उसमें एक्सक्रीशन होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट जो जनरेट होगा
उसमें एंड प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के, और डिपेंडिंग अपॉन कि उसका एंड प्रोडक्ट क्या है वो उस तरह से उस एंड प्रोडक्ट को किस फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट कर रहा है, ये भी हमें याद रखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।